नमस्कार, नमस्ते मैडम माकू चैनल पर। तो आज हम लोग माइंड के बारे में डिस्कस करेंगे। मन क्या होता है, माइंड क्या होता है, मेटाट्रॉनिक रिवर्सल क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है, वाई मेटाट्रॉनिक रिवर्सल इज एसोसिएटेड विद सेपरेशन, वाई दिस इज द प्लॉट ऑफ माइंड, और इसको प्राइमल माइंड बोल सकते हो। एंड दिस इज द यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल माइंड जो कि कलेक्टिव वननेस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हर अपरा और परा प्रकृति दोनों सारे के सारे कोर एस्पेक्ट में इसी होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से जुड़े होते हैं। तो ये एग्जैक्टली इस तरीके का दिखता है। एग्जैक्टली रेप्लिकेट तो नहीं किया जा सकता है, बट इस तरीके से होलोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। मतलब रेनबो के ऑल द 7 कलर्स आर प्रेजेंट इन दिस प्रोजेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड जो भी बोल सकते हो, विबग्योर कलर में ये प्रोजेक्शन होता है। विबग्योर में 1000 पेटल लोटस, 1000 पेटल्ड लोटस। तो ये जो है मन है, उसको डेथ क्यों बोला जाता है, मेटाट्रॉनिक फ्लावर ऑफ डेथ क्यों बोलते हैं? बिकॉज डेथ इज एन इल्यूजन। इल्यूजन ऑफ व्हाट? इल्यूजन ऑफ ईगो। ईगो इज व्हाट? ईगो इज accumulation of memory. Memory is what? Memory is due to denseness of emotion. किसी भी इमोशनल स्टेट में हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक रह गए तो उसके कारण एक डेंसनेस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे एक हम लोग इमोशन को फ्रेगमेंटेड फॉर्म में स्टक करके छोड़ देते हैं। बिकॉज ऑफ डेंसनेस वो यहाँ स्टक क्यों हो जाता है? क्योंकि डेंस नेचर के कारण जो भी हमारा लाइट है वो फुल्ली उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता। उसकी वजह से एक शैडो क्रिएट होता है, और वही शैडो उस फ्रेगमेंटेड कैरेक्टर का एक वजह बनता है। इसी वजह से उस फ्रेगमेंटेड नेचर के कारण जब भी वो ट्रिगर आता है हम लोग उसी पैटर्न में बार बार उसको जब तक हील नहीं करेंगे तो एक सर्टेन पैटर्न में फंस जाते हैं। तो उसको हील करना इम्पॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई शैडो वर्क इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो एक्चुअली होता क्या है? होता ये है कि ये डिवाइन लाइट है। मान लो ये डिवाइन लाइट है। एक्चुअली इस तरीके से समझो, ये है फेमिनाइन प्रिंसिपल, ये है मैस्कुलाइन प्रिंसिपल, ठीक है। दैट इज़ द डिवाइन लाइट। इट इज़ एसोसिएटेड विथ रा। रा मीन्स राम और रा इज ऑलमोस्ट सेम। राम नाम सत्य क्यों है वो आपको समझना होगा। वाई मणिपुरा चक्र इज इम्पॉर्टेंट, सोलर प्लेक्सस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल थिंग। इस प्रकृति में जेवल, हम मणिपुरा को जेवल ऑफ द चक्रा क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज़ द रिसेप्टर ऑफ द लाइट, और उसी के कारण हम लोग इस प्लैनेट ऑफ एक्शन में गतिवान कर्म कर रहे हैं अपने चित्त को शुद्ध करते हुए। तो इस मैस्कुलाइन और फेमिनाइन प्रिंसिपल को जो होल्ड करे हुए है वो क्या है? डिवाइन लाइट। उसको जो होल्ड करके रखा हुआ है वो क्या है? वो हमारा ही डिवाइन प्रोजेक्शन है। अगर ये लाइट ना हो, अगर इस डिवाइनेशन से हम लोग कनेक्टेड ना हो, तो हम लोग इस मैट्रिक्स में हमेशा के लिए फंस के रह जाएंगे। इसी वजह से अगर हम लोग इस डिवाइन लाइट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हम लोग एक इल्यूजनरी मैट्रिक्स में, ड्रीम इनसाइड ड्रीम, उसमें फंसते चले जाएंगे और फंसते चले जाएंगे, और हम लोग फॉलन नेचर में स्टक हो जाएंगे। तो जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन प्रिंसिपल है, दोनों को होल्ड कौन करके रखा हुआ है? होल्ड करके डिवाइन स्पार्क ने होल्ड करके रखा हुआ है। डिवाइन स्पार्क क्या है? हमारा एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कि सब कुछ जानता है। तो जब हम लोग डिवाइन लाइट से दूर होते हैं, सपोज ये आपका नेगेटिव साइड है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, सपोज ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आप इससे जब यहाँ पे दूर रहो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या है? तब भी डिसबैलेंस है।
आप खुद के लिए सब कुछ किए जा रहे हो, दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तभी एक डिसबैलेंस है। मतलब कि जो अंदर है उसका प्रोजेक्शन बाहर होना चाहिए। शरीर क्या है, शरीर जो है आपका, बॉडी जो है, इट इज़ द मैप ऑफ, बॉडी इज़ द मैप ऑफ होल यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड का। इसमें एक एक गैलेक्सी, प्लैनेट्स, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, ग्रह, नक्षत्र, सबको इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन, ग्लैंड्स, उस फॉर्म में आपके बॉडी में डालकर भेज दिया गया। बस एक ईगो का परत है, ईगो मीन्स बॉडी का एक परत है। आपके बाहर भी वही यूनिवर्स है, अंदर भी वही यूनिवर्स है। तो जैसा बाहर है वैसा अंदर है, बट वो जो मैट्रिक्स है वो बस आपका ईगो है। तो मैट्रिक्स क्या है, आपका मन है, मन ही मैट्रिक्स है। मतलब ये जो हम लोग सब देख रहे हैं ये हमारा ही गढ़ा हुआ है। तो इसको भेद कौन सकता है, हम ही लोग भेद सकते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कर्म बनता कैसे है। तो मान लो ये जितना, सपोज एक थॉट आया, डेंस थॉट आया कि गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। अब गुस्सा आने के कारण क्या हुआ, आपको कुछ करने का मन करा, तो एक रजिस्ट्री यहाँ पे। तो जब जैसे जैसे आप सांस लेते हो तो हवा का जो तत्व होता है वो मल्टीपल लेयर में सेग्रीगेटेड होता है। जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। एवरी सिंगल एलिमेंट हैविंग वेरियस डेंसिटी, हर चीज़ का घनत्वता, उस तत्वों का घनत्वता अलग अलग होता है। नाइट्रोजन लेस डेंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट डेंस होता है। तो जो नाइट्रोजन होता है वो अपर लेयर के मतलब फंक्शनैलिटी को वो देखता है। कार्बन डाइऑक्साइड लोअर लेयर को फंक्शनैलिटी को देखता है। ऑक्सीजन हमारा मिडल सेक्शन को देखता है। इन रियलिटी इसी तरीके से हमारा जो सूक्ष्म स्तर पे, इस तरीके से ये जो वायव्य जो एलिमेंटल है वो इस तरीके से काम करता है। तो जब ये नाइट्रोजन है हमारे डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस पे स्टक करता है, मतलब एक रजिस्टर की तरह काम करता है। तो एक कर्मा का इनपुट यहाँ पे चला जाता है हमारे अंदर। मतलब जब भी हम लोग कोई कर्म करेंगे, जितना अपने सेंट्रल नेचर से दूर होंगे उतना ज़्यादा डेंस रजिस्ट्री होगा किस चीज़ का, हमारा थॉट का। मतलब उतना ज़्यादा डेंस कर्मा हम लोग क्रिएट करेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हम लोग बैलेंस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा अकर्म बनते जाएंगे, जीवन मुक्त होते जाएंगे। मतलब किसी चीज़ से बिना अटैच हुए हम लोग कर्म किए जा रहे हैं, विदाउट एनी आउटपुट, एक्सपेक्टेशन ऑफ आउटपुट और इनपुट। बिकॉज वहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट क्या हो जाता है, कॉज इक्वल्स टू इफेक्ट। क्योंकि जो भी कारण है उसका जो आउटपुट है, दोनों टाइम एंड स्पेस में, टाइम स्पेस का इल्यूजन के कारण क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट आता है। तो टाइम और स्पेस क्या होता है पहले ये समझते हैं। टाइम क्या है, टाइम इज़ आवर मेमोरी, हम लोग का जो याद है, मेमोरी है, वो टाइम है। स्पेस क्या है, हमारा बॉडी है। तो अपने मेमोरी के हिसाब से हमारा बॉडी, हम लोग किस डोमेन में है अभी, हम लोग अभी स्पेस टाइम डोमेन में है। मतलब हमारा बॉडी जो है उसी के हिसाब से हमारा समय निर्धारित होता है। अगर शरीर को शुद्ध कर दे तो हमारा समय का जो इल्यूजन है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा। हायर डेंसिटी में जाओगे तो ये उल्टा हो जाता है, टाइम स्पेस हो जाता है। मीन्स आपको टाइम का फुल एक्सेस है, उसी के हिसाब से आप कोई सा भी स्पेस को धारण कर सकते हो। तो दिस इज़ एसोसिएटेड विथ इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल। बिकॉज ऑफ दिस नेचर इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल, हायर डेंसिटी के जो बीइंग होते हैं वो इस नेचर के कारण इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल, सूक्ष्म स्तर पे आ जाना, कभी शरीर को बड़ा कर देना, क्योंकि वो समय के हिसाब से उनका शरीर बदल रहा है। आपका क्या चीज़ चल रहा है, आपका स्पेस, मतलब शरीर के हिसाब से आपका समय निर्धारित हो रहा है। तो अभी क्या करना है, आपको प्राइम एक्सेस किस चीज़ का दिया हुआ है, शरीर का। शरीर क्या है, ईगो है, ईगो का एक्सेस है। तो ईगो को शुद्ध करना, ईगो को प्योर करना इंपॉर्टेंट है। तभी आपका क्या होगा, टाइम का डायलेशन होगा। मतलब टाइम फ्रेगमेंटेड है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। मतलब टाइम को अगर मैथमेटिकल मॉडल में देखा जाए, टाइम इज़ अ मल्टीप्लायर ऑफ, क्या कर सकते हो, तो सपोज ये बॉडी का वॉल्यूम है, एस क्यूब इज़ द वॉल्यूम यू आर कंटेनिंग इन द बॉडी। जैसे किसी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो एस क्यूब क्या है, आपके बॉडी का वॉल्यूम है। इट इज़ इक्वल टू थ्राइस मल्टीप्लायर ऑफ टाइम। मतलब कि आपका जो बॉडी है वो एज ए मल्टीप्लायर ऑफ टाइम के इक्विवेलेंट है। मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के इक्विवेलेंट है।
मतलब अगर आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को इन नाउ एक ही समय में देखना सीख जाओ तो आपका शरीर शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। आपका जो ईगो है अंतर्मुखी, अंदर की ओर देखना शुरू हो जाएगा। आपको उस परम तत्व तक ले जाने के लिए कैपेबल हो जाएगा आपका अहंकार। अभी क्या है, आपका ईगो क्या है, आपका अहंकार क्या है, बहिर्मुखी है, बाहर की तरफ, वो सब कुछ बाहर की तरफ ढूंढता है। बट आपका ईगो अंदर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए, ताकि आपका जो कर्मा का रजिस्ट्री है वो क्या हो सके, वो अकर्म हो सके। अकर्म मतलब ऐसा कर्म जो कि बिना किसी अटैचमेंट को, वो कम्प्लीटली डिटैचमेंट में वो कर्म किया जा रहा है। कर्म कैसे बन रहा है आपको पता है, जैसे जैसे सांस लेते हो। इसलिए सांस का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सांस ही ऐसा चीज़ है जो कि एक नाउ मोमेंट में लिया जाता है। तो इसीलिए प्राणायाम को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके कारण हमारा सेंट्रल चैनल जो है सुषुम्ना नाड़ी वो क्लीन होता है। और जितना ज़्यादा सुषुम्ना नाड़ी क्लीन होगा उतना ज़्यादा हम लोग का ध्यान के गहराई में उतरने का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्पेस और टाइम कोलैप्स होगा। मतलब एक इल्यूज़न जो है कि हम लोग स्पेस कैरी कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आ रहा है, वो कोलैप्स होगा। वो कोलैप्स होगा तो कॉज और इफ़ेक्ट एक साथ होने लगेगा, क्योंकि टाइम डायलेट हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है, सूक्ष्म होते जा रहा है। मतलब जैसे ही कॉज होगा उसका इफेक्ट तुरंत हो जाएगा। इसी के कारण मैनिफेस्टेशन फास्टन हो जाता है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए करते क्या हम लोग, एक नदी है सपोज, नदी का ये रिपल है, आपको सपोज ये चाहिए, ये वाला टारगेट चाहिए, तो आपने थॉट क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट किया। अब आपने प्रोजेक्ट तो कर दिया मुझे ये चाहिए, लेकिन आपका जो मैग्नेटिक पुल है यहाँ तक पहुँचने लायक अभी है नहीं, आप यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो क्या ये मैनिफेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए आपका जो है, जो आप जो थॉट प्रोजेक्ट कर रहे हो और जो डिज़ायर कर रहे हो, वो दोनों में सिंक होना चाहिए। मन, कर्म और वचन से आपको एक साथ लगना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप सोच रहे हो, थॉट मन, कर्म, थॉट, माइंड में जो थॉट आया, फिर जो आप उस पर जो कैसे बोल सकते हो, हाँ, तो ये बोल सकते हो कि आपका जो थॉट है वो इलेक्ट्रिक नेचर का होता है, आपका जो डिज़ायर है वो मैग्नेटिक नेचर का होता है डिज़ायर जो है। अब जितना ज़्यादा प्योर डिज़ायर है उतना ज़्यादा वो उसको प्राप्त करने का पॉसिबिलिटी है। मतलब ये कि आपको हमेशा जब भी आप हीलिंग करो अपने आप को, तो हमेशा ये करो, हीलिंग में हमेशा आपको कैसे करना है, हमेशा आपको सत्वा को बढ़ाकर, सत्व जो आपका सत्वा एस्पेक्ट है उसको बढ़ाते रहना है, हमेशा बढ़ाते रहना है, ताकि आपका तमस जो है धीरे धीरे कम हो सके। तो आपका तमस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके ईगो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो ईगो एस्पेक्ट है वो बहुत ईजिली अटेनेबल है। इसलिए तंत्रा में अक्सर लोगों को देखोगे वो महाकालिका मीन्स डायरेक्ट उस इल्यूज़न का वर्शिप करते हैं, ताकि वो उस तमस को समझ सकें, ताकि वो तमस को छोड़ सकें। दिस इज़ द ईजीएस्ट एस्पेक्ट। आप सीधे माँ महाललिता का भी लोग उनके वर्शिप में भी जाते हैं, बट उस वर्शिप में जाने के लिए आपको कम्प्लीटली इतना प्योर होना पड़ेगा। तो इस जगह पहुंचने के लिए आपका सीढ़ी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठना पड़ेगा। तो आपको पहले अपने डार्कनेस को समझना होगा ताकि आप अपने लाइट को समझ सको। तो इसलिए किसी भी इनर वर्क में, किसी भी तरह का एनर्जी वर्क में हमेशा ये देखा जाता है कि एक पेड़ की भांति है। पेड़ तभी ग्रो करेगा जब उसका जड़ बहुत गहराई में जा रहा है, लेकिन जड़ गहराई में तभी जाएगा जब वो लाइट से कनेक्टेड होगा। लाइट से कनेक्टेड का मतलब कि आपको अपने इनर वर्क में सत्वा को कॉन्स्टेंटली बढ़ाते रहना है, ताकि आप जितना नीचे जाओ वो सत्वा काउंटर करेगा आपके तमस को काउंटर करेगा। जब तमस को काउंटर करेगा तो सत्वा भी डिक्रीज होगा, तो फिर भी आपको लाइट से कनेक्टेड रहते रहना है। जो आप रोज़ इनर वर्क करोगे वो सत्वा को बैलेंस करके रखेगा, ताकि आपका जो रूट नेचर है वो गहरे में जाएगा। जड़ जितना गहरे में जाएगा पेड़ उतना ऊपर की ओर उठेगा। तो क्या हुआ, मतलब आपका जो मैग्नेटिक नेचर है वो यहाँ से बिल्ड होना स्टार्ट होगा। तो आपने कोई यहाँ पे हो, आपका हार्ट का डिज़ायर यहाँ पे, आपने थॉट किया इसको पाने का, बट क्या आप इसको पा सकते हो? जब आप
आपका मैग्नेटिक नेचर ही क्लियर नहीं है, आपको क्या पाना है, डिज़ायर क्या करना है एग्जैक्टली आपको पता नहीं है, तो आप क्या इसे पा सकते हो? नहीं। ये क्यों नहीं क्लियर है? बिकॉज आप में तमस बहुत ज़्यादा है। तमस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आप अज्ञानी हो। ज्ञान क्या है? ज्ञान इज लाइक अ प्रकाश। जब आपको 100% क्लियर हो जाए कि क्या पाना है, तब आप उसको यहाँ पे मैग्नेटाइज कर सकते हो किसी भी चीज़ को। तो मैग्नेटाइजेशन के लिए क्या होता है, तो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारा मन का समझ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मन का समझ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले मन को समझते हैं। तो ये जो मन है इस तरीके से काम करता है। मन का 3 लेयर होता है। उसी तरीके से ब्रह्मांड भी 3 त्रिलोकी है। बिकॉज ऑफ लोअर जो ब्रह्मांड है, जो अपरा प्रकृति है, जो आप देख रहे हो स्पेस टाइम में जो बंधा हुआ ब्रह्मांड है, उसका भी 3 क्या है, त्रिलोकी है मन के हिसाब से। पहला कॉन्शियस नेचर होता है, दूसरा सब कॉन्शियस होता है, तीसरा अनकॉन्शियस होता है, और चौथा एक तुरिया स्टेट होता है। तो जब आप मन को भेजते हो अंदर की तरफ, अंतर्मुखी होते हो, तो उस समय क्या करते हो आप? उस समय क्या करते हो? अंतर्मुखी होते हो तो अपने लूनर नेचर को हील करते हो। अपने लूनर नेचर, मन का कारक क्या है? चंद्रमा। मन चंद्रमा के कारण ही ये मैट्रिक्स है, क्योंकि वो मन को कंट्रोल करता है। तो अपने लूनर नेचर को समझो। मैट्रिक्स का देन क्या है? हमारा पर्सनालिटी। मैट्रिक्स के कारण हमारा पर्सनालिटी आता है। तो हमें क्या हील करना है? पहले अपने पर्सनालिटी को, कोर बिलीफ को डीपर्सनलाइज करना है। मतलब हमको सब अपने जो इस संसार ने हमें जो दिया है इन द फॉर्म ऑफ इल्यूजन, उसको ख़त्म करना है अपने अंदर, हील करते 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 करते। तो हमें क्या देखना है? अपने अंतर्मुखी हुए कि नहीं। जब हम लोग तुरिया स्टेट में पहुंच जाते हैं तो इस मैट्रिक्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो फ्लावर ऑफ डेथ है, ये मेटाट्रॉनिक रिवर्सल का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे हर चीज़ सेपरेटेड है, हर चीज़ सेपरेटेड है। यहाँ पे हर चीज़ क्या है? वननेस में है। सब कुछ एक सेंटर पॉइंट से कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पे सब कुछ आपके अंदर घटित हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ आपसे अलग घटित हो रहा है। इसमें सबसे अलग घटित हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ आपके अंदर घटित हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेम हमेशा रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? अहंकार होगा हमेशा। इसलिए लोग एक दूसरे को प्रेम इस इल्यूज़न में नहीं कर पाते हैं। इसलिए ट्विन जर्नी में हमेशा याद रखिए, एक ब्रह्मांड चीज़ में बता रहा हूँ, ट्विन जर्नी में मन के लेवल पे, इस 3D रियलिटी में मन का मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। मन जब तक एक नहीं होगा 3D रियलिटी में, एक आप लोग नहीं हो सकते हो। इसलिए मन को एक करने के लिए आपको इससे इसमें शिफ्ट होना होगा, ताकि आप इस इल्यूजनरी माइंड को कंट्रोल कर सको। तो एक्चुअली क्या होता है ट्विन जर्नी में क्या होता है? 11 डेंसिटी से नीचे जैसे जैसे उतरोगे, आपका सेपरेशन होता है 2 एस्पेक्ट में, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। यहाँ पे से सेपरेशन शुरू हो जाता है, बट ये सेपरेशन इनर लेवल पे होता है। और जैसे जैसे 6 डेंसिटी तक जाते हो तो उसके नीचे ये सेपरेशन मटेरियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में। और 3rd डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डेंसनेस के कारण, इन द फॉर्म ऑफ राहु एंड केतु, स्पिरिचुअल प्लैनेट के कारण हमारे अंदर ये इम्प्लांट डाला जाता है, स्पिरिचुअल इम्प्लांट, एज एन इल्यूजन ऑफ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एंड डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में स्वर भानु एक कैरेक्टर था। स्वर भानु, उसको विष्णु ने क्या किया? स्वर भानु ने बाईपास करना चाहा अमृत को, बिना किसी अपने प्योरिटी को प्रूफ किए हुए। तो विष्णु ने क्या करा? उसको, स्वर भानु को, उसके गर्दन को काट दिया अपने सुदर्शन से। सुदर्शन रिप्रेजेंट दिस क्रिस्टल फ्लावर ऑफ लाइफ एज पर मी। तो उसने सुदर्शन से काट दिया। मतलब कि आप 3D रियलिटी से जब आप ट्रांजिटरी 4D रियलिटी में जाओगे, तो या 3D रियलिटी और 3D या 4D रियलिटी में रहोगे, तो आपको इसी तरीके से ऊपर की ओर असेंड करना होगा। आपको पहले अपने राहु कैरेक्टर को, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को हील करना होगा, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन को हील करना होगा, केतु कैरेक्टर को हील करना होगा। तभी आप लूनर नेचर को बाईपास कर सकते हो। मतलब आप
कम्प्लीटली इटर्नल बन सकते हो। इस डेथ को समझ जाओगे, डेथ को समझ गए तो आप इटर्नल हो गए, आप कोर लाइफ से कनेक्ट हो जाते हो, आप दैवत्व को प्राप्त हो जाते हो। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ट्विन आते हैं इस थर्ड डेंसिटी में, दे आर ऑलवेज ट्विन सेपरेटेड। 11 डेंसिटी से ही सेपरेशन शुरू होता है, बट नीचे आते आते वो सेपरेशन बहुत ज़्यादा कोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा मटेरियलाइज हो जाता है, जिसके कारण वो ईगो का एस्पेक्ट ले लेता है। तो कोई भी ट्विन हायर लेवल से या नीचे उतरते हैं या नीचे के लेवल से ऊपर की ओर जाते हैं, तो एक ऐसा एस्पेक्ट आता है राहु और केतु। तो जब इस टाइमलाइन में हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसका 2 प्राइमरी टाइमलाइन है, मैस्कुलाइन टाइमलाइन एंड फेमिनाइन टाइमलाइन। मेजॉरिटी मैस्कुलाइन टाइमलाइन रिप्रेजेंट राहु, फेमिनाइन टाइमलाइन रिप्रेजेंट केतु। मीन्स कि जब भी ट्विन इनकारनेट होंगे एक ही समय टाइम स्पेस में, एक ही स्पेस टाइम में अगर इनकारनेट हो रहे हैं, स्पेस टाइम आपको समझ में आ गया स्पेस टाइम क्या है, एक ही स्पेस टाइम में जब इनकारनेट होंगे ट्विन, तो क्या होता है कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन वाला एस्पेक्ट उस इन द फॉर्म ऑफ राहु असेंडिंग एंड डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ केतु असेंडिंग इनकारनेट हो जाते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, क्या बोल सकते हो, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन और डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन दोनों एक दूसरे का पोलर नेचर है। मतलब राहु और केतु एक ही हैं इस लोअर नेचर में, डिस्टॉर्टेड नेचर में भी एक ही हैं, बट उनको जब तक ये हील नहीं करोगे मन के लेवल पे दोनों मिल नहीं सकते हो। तो मन के लेवल पे हील करने के लिए राहु क्या है, राहु रिप्रेजेंट माइंड। वो उसका कनेक्शन किस चीज़ से, राहु क्या है, उसके पास ज्ञान है बट उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका सैटाइटी, उसका जो थर्स्ट है वो कभी पूरा नहीं होता। मतलब उसका कनेक्शन विद द फेमिनाइन एस्पेक्ट बहुत वीक है। सिमिलरली केतु क्या है, उसके पास इन्फिनाइट एक्सपीरियंस है बट वो फाइनल ट्रूथ को उसको पता नहीं है, जिसके कारण उसका भी सैटाइटी कम्प्लीटली कभी फुलफिल नहीं होता है। तो केतु एस्पेक्ट डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एस्पेक्ट इज लिस्ट कनेक्टेड विद व्हाट यू कॉल लिस्ट कनेक्टेड विद द कोर मैस्कुलाइन एस्पेक्ट। जब दोनों एक ही टाइमलाइन में आ जाते हैं तो क्या होता है कि दोनों का टकबार शुरू हो जाता है। मन के लेवल पे दोनों एक दूसरे को, मन के लेवल, ईगो के लेवल पे यहाँ पे गेम ऑफ क्लैश शुरू हो जाता है। तो जब केतु एस्पेक्ट काम करना शुरू करती हैं, अपने थर्ड आई पे पहुँचते हैं, तो उनका हार्ट चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जब हार्ट चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है तो उस समय राहु एस्पेक्ट का अवेकनिंग शुरू होता है, राहु डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एस्पेक्ट का अवेकनिंग शुरू होता है। बिकॉज बोथ एस्पेक्ट राहु एंड केतु डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन आर कनेक्टेड वाया देयर हार्ट चैम्बर। अब एक्चुअली क्या है, इसको आप समझते हैं कि हमारा जितना जो है चक्रा सिस्टम है, चक्रा सिस्टम बहुत अलग तरीके से काम करता है। रूट चक्रा में एक ये सिक्रेशन होता है, सपोज रूट चक्रा में ये सिक्रेशन एड्रेनल का होता है, सैक्रल में डोपामिन सेरोटोनिन का होता है, सोलर प्लेक्सस में सेटाइलकोलिन का होता है, हार्ट चक्रा में ऑक्सीटोसिन एंडोर्फिन्स का होता है, थ्रोट चक्रा में ग्लूटामेट का होता है सिक्रेशन, थर्ड आई में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का होता है। बट क्राउन चक्रा में जो गाबा का, जिसको बोलते हैं अमीनो ब्यूटारिक एसिड जो होता है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, उसका सिक्रेशन एम्पल स्पेस में तब होगा जब ये 6 का सिक्रेशन एक साथ होगा, तभी ये गाबा का सिक्रेशन बहुत एम्पल अमाउंट में होगा। जब तक ये एम्पल अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता है गाबा, तब तक आप इनलाइटनमेंट को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते हो। इसलिए हमारा चक्रा सिस्टम में और इस फ्लावर ऑफ डेथ में देखोगे ये 7 चक्रास है। हमारे चक्रा सिस्टम में जब तक 6 को 6 हील नहीं हो जाए, लोअर 6 चक्रास, जब तक लोअर 6 चक्रास जब तक हील नहीं हो जाए तब तक क्राउन फुली एक्टिव नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने लोअर 6 चक्रास पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वे में काम करना पड़ता है, ताकि ये क्राउन फुल्ली एक्टिव हो जाए। जब क्राउन एक्टिव होगा तो आपको वॉयलेट कलर का हेलो लाइट हमेशा दिखाई देगा, बहुत ब्राइटन फॉर्म में। बिकॉज जितना ज़्यादा हील होगा उतना ज़्यादा ये वॉयलेट हेलो ब्राइटन होगा। जितना ज़्यादा ये ब्राइटन होगा, आपका कनेक्शन सोल स्टार चक्रा से और अर्थ स्टार चक्रा से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो
ये इस तरीके से होता है। क्राउन इज जस्ट दी accumulated light of सम, इन सभी का सम है। क्राउन इज द accumulated light of all the lower 6 चक्रास। तो अब इसमें आप ये देखोगे कि आपका जो है सभी नेचर जो है आपका कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और तुरिया, इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब कॉन्शियस आपका एस्पेक्ट है, जो कॉन्शियस एस्पेक्ट है वो डीप है, सब कॉन्शियस आपका एस्पेक्ट डीपर है और अनकॉन्शियस डीपेस्ट है। तो जब इंसान इस धरती पे आता है, धरा पे आता है, वो वाइट लाइट से जब इस शरीर में इंटर करता है, तो जैसे जैसे ये ब्रह्मरंध्र के थ्रू अपना एंट्री लेता है इस बॉडी में, डिपेंडिंग अपॉन हिज ओल्ड पास्ट एक्सपीरियंस एंड मेमोरी, या जिसको उसको हील करना है या खुद को इस धरती को कुछ नया देना है, खुद को सिखाकर इस धरती को कुछ नया देना, उसके हिसाब से वो इस धरती के अनकॉन्शियस से पहले कनेक्ट होता है। अनकॉन्शियस बोले तो इस कलेक्टिव का एक अनकॉन्शियस है, इस मानव गति का एक अनकॉन्शियस है। क्या है अनकॉन्शियस? जैसे खाने का, प्रोक्रिएशन का इम्प्लांट, खाने का इम्प्लांट, लाइट से सेपरेशन का इम्प्लांट, ये सब अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामेबल नेचर है। तो हमारा जो कॉन्शियस है कहाँ से डिराइव कर रहा है? अनकॉन्शियस से बहुत चीज़ डिराइव कर रहा है। हम लोग को भूख क्यों लगता है? बिकॉज कलेक्टिव अनकॉन्शियस का वो पार्ट है। हम लोग को खाना, सेक्स करने का ड्राइव क्यों लगता है? किसी को देखकर अट्रैक्ट क्यों होते हैं, फेमिनाइन एस्पेक्ट को देखकर अट्रैक्ट क्यों होते हैं? वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का एक पार्ट है। बिकॉज हम लोग अभी भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में है। सेपरेशन कॉन्शियसनेस बोले तो हमारा मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एस्पेक्ट जो एक्स वाई है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, जब फुल्ली आप लोग इम्बाइब करोगे दोनों को, एक्स एक्स वाई वाई फुल, आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एस्पेक्ट को अर्धनारीश्वर रूप में आ जाते हो, तो आपका ये क्रोमोजोम स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा, एक्स एक्स वाई वाई। इस समय आप समझ लो कि सर्वशक्तिमान बन सकते हो। बट ह्यूमन में ये फ्रेगमेंटेशन ऐसे होता है, एक्स वाई के फॉर्म में होता है या एक्स एक्स फॉर्म में होता है। तो इसमें देखोगे फेमिनाइन नेचर को हमेशा ऊपर रखा गया है, बिकॉज इट कैन होल्ड ऑल दी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लोअर नेचर ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड के लोअर नेचर को होल्ड कर सकती है। मीन्स वो होल्ड किसको कर सकती है? ब्रह्मा कॉस्मोस को होल्ड कर सकती है, विष्णु यूनिवर्सल लाइट को होल्ड कर सकती है, महेश मतलब डिस्ट्रक्शन को भी होल्ड करने का कैपेबिलिटी फेमिनाइन नेचर में, प्रकृति में है। इसलिए प्रकृति को एम्पलीफाई किया गया। बट कोर हमारा एस्पेक्ट इस तरीके से होना चाहिए, एक्स एक्स वाई वाई, ताकि हम लोग फुल्ली बैलेंस्ड हो। तो बिकॉज ऑफ दिस हम लोग फुल इस स्टेट में नहीं है, हम लोग इस स्टेट में हैं एक्स एक्स या एक्स वाई। इसलिए अट्रैक्शन, पुश और पुल, फीमेल को मेल की तरफ, मेल को फीमेल की तरफ होता है, बिकॉज दे आर टेक्निकली एक्सपीरियंसिंग इनकम्प्लीट नेचर विद इन देमसेल्फ। तो जब तक वो अपने कुंडलिनी को, मैस्कुलाइन एस्पेक्ट को, फेमिनाइन एस्पेक्ट को बैलेंस नहीं करते, वो कंप्लीशन फील नहीं होता अंदर से। तो वो अपने ट्विन एनर्जीज़ को अंदर से इंटरनली बैलेंस नहीं करते, वो फील नहीं होता है। तो ये कॉन्शियस कहाँ से डिराइव कर रहा है? अनकॉन्शियस से या आपके सबकॉन्शियस से उस एक्शन को डिराइव कर रहा है। तो जब आप लूनर नेचर को फील करते हो, तो अब आप अनकॉन्शियस को समझते हो, सबकॉन्शियस को समझते हो। जब ये समझते हो तो आपको एक्सेस मिलने लगता है तुरिया का। तुरिया रिप्रेजेंट यूनिवर्सल वननेस, सब कुछ एक है। जब जैसे जैसे आप पेनिट्रेट करते हो अंदर की तरफ, अपने लूनर नेचर को पेनिट्रेट करते हो, अपने लूनर नेचर को हील करते हो, मतलब आप पहले लेयर को समझा, दूसरे लेयर को समझा, तीसरे लेयर को समझा। जब आप अंदर की ओर जब जाते हो तो आपका लूनर नेचर हील होता है। लूनर नेचर हील होने का मतलब होता है कि आपका जो ब्रह्म ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि नीचे के 3 ग्रंथि का समावेश होता है, इसी को ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं। ललिता सहस्त्रनाम में देखोगे माँ ललिता को ब्रह्म ग्रंथि विवेदिनी बोला गया है, विष्णु ग्रंथि विवेदिनी बोला गया है, रुद्र ग्रंथि विवेदिनी बोला गया है। मतलब जब वो तीनों को भेदने का कैपेबिलिटी उस नेचर में है, कोर नेचर में है। तो पहले आपका लूनर नेचर हील होता है, फिर आपका सोलर नेचर एक्टिवेट होता है, आप यूनिवर्सल वननेस से कनेक्ट होते हो, फिर आपका हायर नेचर हील होना स्टार्ट हो जाता है। तो हर जो एनर्जी सेंटर्स है उसका एक मैस्कुलाइन एस्पेक्ट भी होता है, फेमिनाइन एस्पेक्ट भी होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस।
ये 100% किसी को मैस्कुलाइन, सिर्फ मैस्कुलाइन कैरेक्टर वाला एनर्जी सेंटर नहीं बोल सकते और किसी को सिर्फ फेमिनाइन कैरेक्टर वाला एनर्जी सेंटर नहीं बोल सकते, बिकॉज हर के अंदर एक मैस्कुलाइन एस्पेक्ट भी होता है, एक फेमिनाइन एस्पेक्ट भी होता है। वो किसी के अंदर मैस्कुलाइन ज़्यादा होता है उस एस्पेक्ट में, किसी के अंदर फेमिनाइन एस्पेक्ट ज़्यादा उग्र होता है, किसी के अंदर मैस्कुलाइन एस्पेक्ट ज़्यादा उग्र होता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। उसी के हिसाब से डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन और डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का डिवीज़न होता है। तो चाहे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, उनको पहले अपने लोअर नेचर पे हमेशा काम करते रहना चाहिए। जब डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन जब काम करते हैं अपने लोअर नेचर को, रूट पे जब काम करते हैं, उनका क्राउन से कनेक्शन स्ट्रेंथन होता है। जब इस पे काम करते हैं, उनका थर्ड आई इमोशनल डिस्टॉर्शन के कारण उनका थर्ड आई फुल्ली एक्टिवेट नहीं होता है, तो वो फुल्ली एक्टिवेट होना शुरू होता है। जब इस पे काम करते हैं तो उनका वोकल क्वालिटी, वोकल टोन सब कुछ हील होना होता है। और ये जब न्यूट्रलाइज हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो विष्णु ग्रंथि बहुत पावरफुल स्टेट में एक एज अ पोर्टल काम करना शुरू कर देता है। एंड एज अ पोर्टल आपको समझ में आता है कि दिस इज़ द पोर्टल ऑफ लाइट, जो कि मैस्कुलाइन प्रिंसिपल और फेमिनाइन प्रिंसिपल को होल्ड करके रखा हुआ है। इसको रा बोलते हैं। रा इज एसोसिएटेड विथ राम। रा मीन्स फायर। इसलिए राम नाम सत्य इसलिए है बिकॉज कि राम नाम सत्य इज़ नॉट बिकॉज राम जी ने इनकारनेट लिया था, नो। मीराबाई को राम रतन धन क्यों मिला? मीराबाई तो राम की भक्त नहीं थी, कृष्ण की भक्त थी। बिकॉज ऐसा मिला क्योंकि राम इज़ द इटर्निटी ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, इसलिए राम नाम सत्य है। जब कोई भी डिसएम्बॉडीड बीइंग होता है, जो मृत्यु के बाद जो आदमी शरीर से बाहर निकल जाता है, उसके लिए ये बोला जाता है कि राम नाम इज सत्य। दैट इज़ आप राम की तरफ जाओ। राम इज़ नॉट अ एंटिटी, राम इज़ अ निराकार वाइब्रेशन। मीन्स आप उस वाइब्रेशन की तरफ जाओ जो कि एसोसिएटेड है इस तरीके से, रूट वर्ड से र प्लस अ, इन दोनों का जो समेशन है, जो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन है, वो किस में जा रहा है? प्रकृति में जा रहा है, जो कि म है। तो ये जो हमिंग साउंड है, दिस इज एसोसिएटेड विद द हमिंग साउंड ऑफ सन, एंड दैट सन इज डिराइविंग इज एनर्जी फ्रॉम द सेंट्रल सन। इसी वजह से राम नाम सत्य है। आपको उस सत्य की तरफ जाना है, उस वाइब्रेशन की तरफ जाना है, ना कि अपने इमोशनल डिस्टॉर्शन की तरफ जाना है, ना कि आपको अपने लूनर नेचर की तरफ जाना है। तो जब लूनर नेचर की तरफ बार बार लोग जाते हैं तो रीइंकार्नेशन साइकिल स्ट्रेंथन होता है, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, हमारे जो धरती का लूनर नेचर का जो अनकॉन्शियस हो वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होने लगता है। तो इसके कारण यहाँ पे डिसबैलेंस अपने आप होगा। इसलिए जब तक आप इसको अनकॉन्शियस को हील नहीं करोगे, अनकॉन्शियस में जितना ज़्यादा लूनर नेचर स्ट्रेंथन होगा उसमें तमस बढ़ेगा। इसी वजह से वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो महामाया है उसका प्रकोप बढ़ता चला जाता है। जितना ज़्यादा प्रकोप बढ़ेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, ये डेंसनेस क्रिएट होगा। इसी वजह से लोग डार्कनेस से डरते हैं। बट ब्लैक होल क्या करता है, उस डार्कनेस को क्या करता है, अपने अंदर सिक्वेस्ट्रेट करता है, जो ओरिजिनल क्वालिटी है। उसके बाद वो लाइट को अपनी तरफ से बाहर निकालता है। मीन्स एक ब्लैक होल होता है, उसके बाहर वाइट होल होता है। ऑलवेज रिमेंबर, सिंगुलैरिटी इज एन इल्यूजन। लोअर नेचर में सिंगुलैरिटी नहीं हो सकता, हायर नेचर में सिंगुलैरिटी होता है। अगर ब्लैक होल है तब उसके बाहर वाइट होल होता है। हमारा सन भी एक पोर्टल की तरह है, एक वाइट होल की तरह है। ये एस्ट्रोफिजिक्स का एक पार्ट है, उसका बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग अंदर की तरफ अपने लूनर नेचर को हील करने के लिए अंदर की तरफ जाते हैं। तो जब अंदर की तरफ तुरिया स्टेट को एक्टिव करते हैं तो हमारा सोलर नेचर एक्टिवेट हो जाता है। जब सोलर नेचर एक्टिवेट होता है तब हमें समझना है कि अब हमको क्या करना है, कॉन्शियसली सबको रीप्रोग्राम करना है। अब कॉन्शियसली जब आपका इमोशनल डिस्टॉर्शन हील हो गया, साइकिल कम्प्लीटली हील हो गया, तो कॉन्शियसली सबको रीप्रोग्राम करना है। जब रीप्रोग्राम करते हो तो अनकॉन्शियस से जो तामसिक एस्पेक्ट है वो हील होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जितने आप जो इनर वर्क कर रहे हो, एनर्जी वर्क कर रहे हो, वो एक्चुअली आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक स्पाइक मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट स्पाइक ये जो यूनिवर्सल वननेस का जो कैरेक्टर वो और ज़्यादा इन्हांस होगा। तो टीचर दीदी जैसे बोलती हैं कि आप लोग सभी वॉरियर हो, तो यस, यू ऑल आर वॉरियर। आपको इस इल्यूजन में नहीं रहना कि आप सेपरेटेड हो, बिकॉज सेपरेशन इज़ द रियल cause which is deriving is
नोशन फ्रॉम द कलेक्टिव। आप कभी सेपरेटेड हो नहीं, आप हमेशा हार्ट चैम्बर से कनेक्टेड हो, अपने ट्विन से भी हार्ट चैम्बर से कनेक्टेड हो। आपको ये सेपरेशन फील नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन स्पिरिचुअल टर्म में बोला जाता है, स्पिरिचुअल जगत में बोला जाता है कि जो निगेशन है, निगेशन का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मन है, मन जो है हमेशा जब बाहर की तरफ आप निगेट करते हो तो मन जो है, मन का प्रोजेक्शन बहिमुखी होता है। जो बहिमुखी होता है, आपके मन के अंदर उलझन है, वही उलझन आपके हृदय के थ्रू प्रोजेक्ट होगा। इसी वजह से वो उलझन आप मैनिफेस्ट करोगे। वो उलझन, निगेशन में आप कुछ बोल रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब आपके अंदर वो उलझन है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो उलझन है। वो उलझन क्या होगा, वो आपके अंदर से प्रोजेक्ट होगा। वो उलझन अब ये जो है यूनिवर्स को नहीं पता है कि आप क्या प्रोजेक्ट करा। आपने उलझन को प्रोजेक्ट करा, आपने नहीं को नहीं करा, आपने उस उलझन को प्रोजेक्ट करा। जब उलझन को प्रोजेक्ट करोगे तो आप उसी निगेशन को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिवली सोचना है, बट हमेशा कॉन्टम्पलेट करके रखना है कि आपके डार्कर एस्पेक्ट में, आपका डार्कर एस्पेक्ट क्या है। तो हीलिंग कैसे करना है, लूनर नेचर तो समझ गए। तो हीलिंग हमेशा एज अ होल होना चाहिए। मीन्स आपको सिर्फ पॉजिटिव आपको सत्वा को तो बढ़ाना है, अपने सत्वा एस्पेक्ट को बढ़ाते रहना है ताकि आप तमस को काउंटर कर सको। बट अपने जो डार्कर एस्पेक्ट है उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उसको निगेट करते हो। निगेट करते हो मतलब आप उस डार्कनेस को और ज़्यादा क्या कर रहे हो, उस डार्कनेस को और ज़्यादा इनवाइट कर रहे हो, मतलब उस निगेट कर रहे हो। मतलब आप निगेशन का मतलब क्या होता है, उस कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जितना वो डार्कनेस का निगेटेड एस्पेक्ट है आप उससे कनेक्ट हो रहे हो, इसलिए वो इन्हांस हो जाएगा। तो आपको निगेट नहीं करना है, आपको अपने निगेटिव एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना है। आपके डार्कनेस को एक्सेप्ट करोगे तब क्या होगा, आपका जो लाइट है उस डार्कनेस पे पड़ेगा। लाइट ऑफ द ग्राउंड, इसको स्वप्रकाशित होना बोलते हैं। जब आप सभी पे, छेवों पे कलेक्टिवली काम करोगे, एनर्जी वर्क करोगे, तो ये इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। तो जब इस पे लाइट पड़ेगा तो आपका शैडो हील होगा। शैडो हील होगा, जब आपका शैडो हील होगा तब आपका निगेशन वाला जो एस्पेक्ट है वो आप समझ जाओगे कि ये कहाँ से डिराइव हो रहा है। ये यहाँ से सेपरेशन कॉन्शियसनेस की वजह से डिराइव हो रहा है। तब आप कॉन्शियस हो जाओगे, तब आप क्या करोगे, आप इस तरीके से नहीं, आप होलसम हीलिंग करोगे। होलसम हीलिंग कैसे हो रहा है, जब आप ट्विन एनर्जी में आते हो, उसको समझाता हूँ होलसम हीलिंग क्या होता है। जब ट्विन एनर्जी जर्नी में आप आते हो, इंटर करते हो, तो आपको समझ में आता है कि आप सोल शॉक में गए। सोल शॉक में जाते हो तो आप लव एंड पेन को एक साथ फील करते हो, लव एंड पेन को। तो लव इज एन पॉजिटिव एस्पेक्ट, पेन इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। तो एक सर्किटरी कंप्लीट हो जाता है जिसके कारण आप डुअलिटी को क्या करते हो, भेद देते हो, जिसके कारण आपका प्यूरिफिकेशन इन्हांस हो जाता है। इसी वजह से प्यूरिफिकेशन होता है। तो जब आप इस डुअल नेचर में, इस डुअल यूनिवर्स में, डुअल यूनिवर्स का इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा होता है, मतलब सत्य और असत्य, अच्छा बुरा सब एक जैसा दिखता है, इसलिए चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। वही सिंगल इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा होता है जिसमें एक सेंट्रलाइज टेंडेंसी, कोई भी ब्रह्मांड में जैसा सेंट्रलाइज टेंडेंसी है तो उसमें सभी चीज़ एक ही जगह बढ़ते चला जाएगा। वहाँ पे सीखने लायक कुछ नहीं होता है, वो एक स्टैटिक यूनिवर्स हो जाता है। इसलिए सेंट्रलाइज टेंडेंसी अच्छा नहीं होता। बट आप और ज़्यादा ट्रिपल इंटरफेरेंस पैटर्न करोगे तो ये स्पाइक हो जाएगा। इस तरीके से बनता है, मतलब कि आप जब ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाओगे तो आप टारगेटेड एक्शन ले सकते हो। इसी को चार इंटरफेरेंस पैटर्न, 4 स्लिट से पास करवाओगे तो उसका इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ और स्पाइक्ड होगा, और ज़्यादा स्पाइक्ड होगा। मतलब आप और ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हो, टारगेटेड एक्शन ले सकते हो। आपका मैग्नेटिक नेचर हील हो रहा है। इसका मतलब ज्ञान को हर दिशा से देखना है, एक ही दिशा से नहीं देखना है। हर दिशा से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या चल रहा है। डुअलिटी को भेदने के लिए हमेशा डुअल नेचर को एक साथ लेकर चलना है। इसलिए अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को एम्ब्रेस करना है, नेगेटिव एस्पेक्ट पे कॉन्टम्पलेट करना है, उसी को राजयोग बोलते हैं। अपने नेगेटिव एस्पेक्ट को हमेशा कॉन्टम्पलेट करना है, राजयोग। पॉजिटिव एस्पेक्ट को एम्ब्रेस करके उस पर काम करना है, कर्मयोग। भक्ति योग ये दोनों एस्पेक्ट को बैलेंस करेगा, आपके पॉजिटिव साइड को भी नेगेटिव साइड को, आपको निर्मल बनाएगा। और ज्ञान योग आपके लाइट को और बढ़ाएगा, आपको इसको समझने का और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा,
ताकि अपने लाइट से आप कनेक्ट हो सको, अपने कोर नेचर से कनेक्ट हो सको। इसलिए होलसम हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने अंदर सारे इमोशन को एम्ब्रेस करो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे लव हो। सैडनेस जो लोअर इमोशन होते हैं आपके रूट की तरह होते हैं। जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड होगे अपने रूट से उतना ज़्यादा आप ऊपर की ओर उठोगे, और जितना ज़्यादा आप लाइट से कनेक्टेड होगे उतना ज़्यादा आप और उस डार्कनेस को पेनिट्रेट करके अंदर की ओर अपने गहराई को ढूंढ सकते हो। जितना ज़्यादा गहराई को ढूंढोगे उतना ज़्यादा और ज़्यादा राइज करोगे। यही यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड होता है। इसी तरीके से यूनिवर्स क्वांटम लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वांटम लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन इज दी क्वांटम लेवल पे एक्सपेंशन। तो जब भी इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दो तरीके का एक्सपीरियंस लोगों को होता है। एक तो एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपेंशन, आप बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। ऐसे बहुतों को एक्सपीरियंस होगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है वो क्वांटम लेवल तक, वो सूक्ष्म तक, एटॉमिक लेवल तक उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ऐसे भी लोगों से मैं पर्सनली इंटरेक्ट करा हूँ जिनका कॉन्ट्रैक्शन क्वांटम लेवल पे हुआ है। और ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिनका एक्सपेंशन का एक्सपीरियंस है, वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो दोनों एक्सपीरियंस आपको इस धरा पे मिलेंगे। तो इसलिए जब डुअलिटी को भेदना है तो आपको हमेशा दोनों एक्सपीरियंस को, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर साथ में चलना है। आपको सारे इमोशंस को एज अ होल लेकर चलोगे, आप सभी चीज़ को एम्ब्रेस करोगे, अपने सारे एस्पेक्ट को, डार्कनेस को, लाइट को, तब आप क्या करोगे, हील्ड नेचर की तरफ बढ़ोगे। वहाँ पे क्या होगा, कोई जजमेंट नहीं, कोई जजमेंट अराइव नहीं होगा। जब कोई जजमेंट अराइव नहीं होगा तब आपको समझ में आएगा कि ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। जो हो रहा है वो बस हो रहा है। इट इज़ हैपनिंग इन नाउ। तो आपको अपने लोअर नेचर पे, ब्रह्म ग्रंथि पे, विष्णु ग्रंथि पे, रुद्र ग्रंथि पे काम करते रहना है। तो लोअर नेचर पे, रूट चक्रा पे काम करने के लिए क्या करना होता है, रूट चक्रा पे काम करने के लिए आपको अर्थ से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ग्राउंडिंग करो। फिर आप और क्या कर सकते हो, 0 वोल्ट थेरेपी का यूज कर सकते हो। सोते समय आप 0 वोल्ट थेरेपी का यूज़ कर सकते हो। इसको आप BRC का एक चैनल है, विश्वरूप रॉय चौधरी, उसका 0 वोल्ट थेरेपी यूज सर्च करना यूट्यूब पे, समझ में आ जाएगा क्या होता है 0 वोल्ट थेरेपी। ये बहुत अच्छा टेक्निक है अपने आप को न्यूट्रलाइज करने का, क्योंकि आपके अंदर जो पॉजिटिव आयन बिल्डअप होते हैं उसको ग्राउंड करना इंपॉर्टेंट होता है। और अर्थ जो है उसको न्यूट्रलाइज करती है बिकॉज ऑफ पोलर अपोजिट कैरेक्टर। तो आपके अंदर जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो सब हील होना स्टार्ट हो जाता है। अनवांटेड मेमोरी जो है वो हील होना स्टार्ट हो जाता है, ग्राउंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप न्यूट्रलाइज रहते हो। तो आपका जो अवेयरनेस कोसेंट है वो बढ़ेगा, आपका डिसीजन मेकिंग पावर इन्हांस होगा। इसमें आप गम मंत्रा का यूज़ कर सकते हो, गणपति से एसोसिएटेड। तो किसी भी मंत्रा चैंटिंग के पहले आपको ये देखना है कि मंत्रा को फील करना है। क्यों फील करना है, क्योंकि जब जो जड़ है वो बस प्लांट को होल्ड करता है। प्लांट क्यों बढ़ता है, बिकॉज इट कैरी, जो वाटर एलिमेंट इसके अंदर, प्लांट के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है लाइट का वाया सन। तो ये जो है वाटर एलिमेंट का प्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको हर मंत्रा को फील करना होगा, उस वाइब्रेशन को फील करना होगा अपने ब्लड सर्कुलेशन में, ताकि वो हर एनर्जी सेंटर को पेनिट्रेट कर सके। उससे आपका क्या होगा, वाटर और ज़्यादा क्लीन होगा। जब ये क्लीन होगा तो आपका थर्ड आई भी क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ थर्ड आई इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इमोशनल डिस्टॉर्शन। जब आप ऊपर की ओर बढ़ोगे तो आपका सोलर प्लेक्सस हील करना है। तो सोलर प्लेक्सस को हील करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रम का जाप करो। रम का जाप करो इस तरीके से, और हाकनी मुद्रा मतलब दोनों हाथ को उठाओ। ये 5 उंगली है, 5 उंगली को एक दूसरे से इस तरीके से एनर्जी वॉर्टेक्स बनाओ। 5 उंगली का अपने सर के ऊपर रखो और रम का जाप करो, और विजुलाइज करो कि आपका जो है मैस्कुलाइन नेचर और फेमिनाइन जो सर्किटरी कंप्लीट हो रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर। इससे आपका क्या होगा, जो नेचर है आपका, जो डिसबैलेंस नेचर, वो हील होगा। और कभी भी योग में बैठने के पहले, मुद्रा में बैठने के पहले, या कभी भी साधना में या उपासना में बैठने के पहले, या ध्यान में बैठने के पहले आपको हमेशा प्राणायाम करना है। एटलीस्ट आपको सेंट्रल चैनल पे एस्टैब्लिश होना है, ताकि आपका ध्यान का जो है गति शुद्ध और उग्र हो सके, आप बहुत अंदर तक, गहराई तक जा सको। तो इससे क्या होगा, आपका
विशुद्धि चक्र भी हील होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। फिर विष्णु ग्रंथि को हील करने के लिए, आपका हर्ट चक्र को हील करने के लिए आपको अपने हर्ट वर्च्यूज़ को अपने लाइफ में इम्बाइब करना है। मतलब एक्सेप्टेंस लाओ, ग्रेटिट्यूड लाओ, फॉरगिवनेस हमेशा एक्सरसाइज करो, फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करो, वेलर को एक्सरसाइज करो, वीरता को एक्सरसाइज करो। मतलब कि आपको सारे इल्यूजन को ख़त्म कर देना है। मतलब अंदर के जितना जो डार्कर एस्पेक्ट है उसको ख़त्म करना है। ऐसे जितना हर्ट से दिल से रिलेटेड जो वर्च्यू है उसको हील करो तो आपका हर्ट चक्र स्ट्रॉन्ग होगा, कभी ब्लॉकेज नहीं होगा। तो ये जब सब आगे होगा तो आपका अपर चक्र ऑलरेडी उसको हील होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आज के लिए यहीं पे इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। आगे कभी और कुछ डिस्कस करना होगा मैं वीडियो बना लूँगा। तो धन्यवाद मैडम आपको चुनने पर।